सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज से शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का वो चैप्टर जिसका एक पार्ट अभी बाकी रह गया है, ठीक है, जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट क्रूशियल जो रोल इसमें है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अलोंग विथ प्राइम मिनिस्टर। अब ये काम कैसे करेगा इसके बारे में देखते हैं। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर गिव एडवाइस प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो भी काम होगा वो सारा का सारा काम प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करेगा। प्रेसिडेंट जो भी करेगा वो ऑन द एक्ट एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करेगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। प्रेसिडेंट अपने मन से मनमानी नहीं कर सकता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, पे अटेंशन, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट स्पेसिफिकली मेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। पहले ये क्लियर नहीं था, बाद में हमने संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया, संशोधन करके हमने बोल दिया कि भैया विदाउट प्रेसिडेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं करेगा। क्योंकि इससे पहले इंदिरा जी ने मनमानी कर दिया था, इमरजेंसी लगवा दिया था, फखरुद्दीन अहमद से बोल के फोन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताया ही नहीं। इसीलिए हमने जो है, जब हमारा जो जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने सबसे पहले यही बोला कि भैया प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। उसके बाद वाई इंडिया चूजेस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से बता रखा है, आप उस शॉर्ट्स को जाके देखिए, इसी चैनल पे अवेलेबल है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव आंसरेबल होती है पार्लियामेंट को, और एक पर्सनालिटी कल्ट से बचाती है, किसी एक की मनमानी नहीं चलती है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, मनमानी नहीं होती है, और एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होती है। इससे रिलेटेड भी हमारा एक शॉर्ट्स अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में दिया है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति साहब होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, टर्म होता है, वो 5 इयर्स का होता है। इलेक्शन का मेथड जो होता है इनडायरेक्टली होता है, पीआर मेथड यहां पे यूज होता है, मैंने आपको पहले से बता रखा है। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो स्टेट्स के एमएलएज हैं और जो हमारे एमपीज हैं वही आते हैं। आम आदमी इसमें वोट नहीं करता है। और के रोल जो यहां पर रूल है, एक्सरसाइज पावर थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो अभी प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक तरह से रबर स्टैंप होते हैं, मनमानी कुछ नहीं करते हैं, जितना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला वही करेंगे। आपने सुना होगा कि फलाना की फांसी माफ हो गई, सरकार ने ये डिसीजन लिया है, राष्ट्रपति ने ये डिसीजन लिया है। राष्ट्रपति अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लेते, राष्ट्रपति का सारा डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से होता है। एक दो उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। पहली डिस्क्रिशनरी पावर आगे देखो, डिस्क्रिशनरी पावर 1। अब इसमें क्या होता है कि सपोज, मान लो, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। स्टेज 1 में देखो, एडवाइस रिसीव बाय प्रेसिडेंट। मान लो किसी भी लॉ को लेके दोनों पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में लॉ पास हो गया, या सरकार ने कोई डिसीजन लिया है, वो एडवाइस प्रेसिडेंट के पास आई, तो प्रेसिडेंट फाइंड फ्लो लीगल। अगर उनको देखा कि सब कुछ ठीक है तो उसको वो क्या करेंगे, उसको कंसीडर भी कर सकते हैं। अगर उनको लगा कि नहीं भाई सही नहीं है तो वो सेंड बैक कर देंगे कि भाई फिर से रिकंसिडरेशन करो। अब 4th स्टेज में क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रीसेंट सेम एडवाइस, प्रेसिडेंट इज नाउ बाउंड टू एक्सेप्ट। अगर देखो हुआ क्या, अब यहां से कोई एडवाइस गई प्रेसिडेंट के पास कि इस लॉ पे साइन कर दो। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि सब कुछ ठीक है तो भैया साइन कर दिए, काम हो गया। अगर प्रेसिडेंट को लगता है नहीं कुछ गड़बड़ी है तो सेंड बैक कर देंगे, भेज देंगे कि भाई इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो। अगर पार्लियामेंट ने उनके बदलाव को मान लिया या फिर सरकार ने उनके बदलाव को मान लिया तो ठीक है, अदरवाइज अगर विदाउट बदलाव के डायरेक्टली भेज दिया बिल को तो दोबारा प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हो, बाउंडिंग हो जाते हैं, उनके लिए बाइंडिंग हो जाती है कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, उस बिल को साइन करना ही पड़ेगा। उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको फिर से पार्लियामेंट के पास या सरकार के पास नहीं भेज सकते हैं। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फन फैक्ट है
इफ द प्रेसिडेंट इज इवेंचुअली बाउंड एनीवे, व्हाई डू दिस सेंडिंग इट बैक। अब देखो यहां पर जब प्रेसिडेंट को पता ही है कि अगर पार्लियामेंट या सरकार उसको फिर से बैक सेंड कर देगी तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो फिर भेजते क्यों है भाई। उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेट, पॉलिटिकल रीजन है कि अगर किसी भी लॉ को प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया है तो अपने आप में एक पॉलिटिकल मैसेज चला जाता है कि राष्ट्रपति जी इस बिल से सहमत नहीं है। तो इससे सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज जाता है, एक पॉलिटिकली मतलब मैसेज आता है कि सरकार को उस पर काम करना पड़ता है। एक तरह से प्रेसिडेंट क्या करता है, सरकार को एक बार फिर से चांस देता है कि भाई ठीक कर लो, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर 2। अब पॉकेट वीटो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक वीटो है ये। जो पॉकेट वीटो का सिस्टम है ना बेटा हमारे राष्ट्रपति जी के पास, वो इतना खतरनाक है कि जो यूनाइटेड किंगडम का किंग है, किंग चार्ल्स, उसके पास भी उतनी बड़ी पावर नहीं जितना हमारे प्रेसिडेंट के पास है। किंग चार्ल्स के लिए अगर पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया कि कल सुबह 9:55 पे किंग चार्ल्स को फांसी होगी, तो भी साइन करना पड़ेगा उनको। उनके पास कोई पावर नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, ध्यान से देखो। अब पार्लियामेंट ने बिल को पास करके भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास गया। अब प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन असेंट दे दिया, बिल पास, लॉ बन गई, बड़ा इजी है। इन जनरल 90% केस में यही होता है, 95 केस में। अब हुआ दूसरा ऑप्शन क्या है, सेंड बैक टू द पार्लियामेंट लिमिटेड वीटो। अब मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बताया था कि दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है कि भाई ये क्या करेंगे, पार्लियामेंट के पास फिर से भेज देंगे कि इसमें रिकंसिडरेशन कर लो। अब हुआ क्या, पार्लियामेंट ने दोबारा भेज दिया सेम बिल। अब प्रेसिडेंट के पास, अब मैंने आपको पहले बताया कि दोबारा अगर पार्लियामेंट ने सेम बिल भेज दिया तो प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, उस पर असेंट देनी पड़ेगी। अब उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन प्रेसिडेंट यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या, कीप्स पेंडिंग इनडेफिनेटली, नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट, पॉकेट वीटो। अब यहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ने फिर से सेंड बैक कर दिया है तो प्रेसिडेंट को असेंट देनी है, लेकिन कब देनी है इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं है। प्रेसिडेंट उसको पॉकेट वीटो बना देते हैं कि हाँ मैं साइन करूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, कब करूंगा मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में कब करेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ था रियल में कब, 1989 में। इस टाइम पे बेटा था, राजीव गांधी जी की सरकार थी और एक इंडियन पोस्टल एक्ट का एक बिल आया था। हुआ ये कि उस टाइम पे ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इस बिल को यूज किया और बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना और इन्होंने बहुत दिनों तक जो इंडियन पोस्टल एक्ट वाला जो बिल है उसको सहमति नहीं दिया। राजीव गांधी की सरकार की बात आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर 3, हंग पार्लियामेंट। ये भी ना बड़ी खतरनाक पावर है प्रेसिडेंट साहब की, हल्के मत लेना द्रौपदी दीदी को। अब ध्यान से देखो सिनेरियो क्या है, अब ध्यान से देखो। इन जनरल क्या होता है मेरे बच्चों, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली वो जाएगा क्लेम करेगा, प्रेसिडेंट उसको बुलाएंगे, बोलेंगे भैया आप जो है ओथ ले लो। बट दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिनेरियो। इलेक्शन रिजल्ट शोज नो क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। अब दिक्कत क्या हो गई, किसी के पास भी 272 सीट नहीं है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है, किसी के पास 120 है, इससे ज़्यादा किसी के पास है नहीं, मतलब ऐसा मामला है। तो हर कोई बोल रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हर कोई ग्रुप बोल रहा है हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। सो मल्टीपल लीडर्स क्लेम दे कैन फॉर्म गवर्नमेंट, सब बोल रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। अब यहां पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो किसको बुलाएगा सरकार बनाने के लिए, वैसे इंसान को बुलाएगा जो फाइनली मेजोरिटी प्रूव कर दे पार्लियामेंट के अंदर। द प्रेसिडेंट मस्ट यूज पर्सनल जजमेंट टू डिसाइड हु एक्चुअली हैज अ सपोर्ट एंड अपॉइंट देम एज ए प्राइम मिनिस्टर। यहां पे प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, क्योंकि अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, उनका एक्ट एंड एडवाइस काम नहीं करेगा, इलेक्शन हो रखा है। तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा कि किसको टाइम देना है, 1 हफ्ते का टाइम ले लो, 10 दिन का टाइम ले लो, या किसको बोलेगा कि आप जो है सरकार बना लो और पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर टेस्ट पास कर लेना। ठीक है, दिस पावर बिकम इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बिटवीन 1989 से लेके 1998 तक, जब जिसको बोलते हैं कोएलिशन पॉलिटिक्स हो रही थी। ये वो ईरा है जहां पर अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी थी और गिर गई थी।
एक वोट से जे जयललिता ने क्या किया था, अपना जो है समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे ऐसे दिन हमारे देश के, हमारे जो है डेमोक्रेसी ने देखे हुए हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, हमने प्रेसिडेंट के बारे में तो पूरा देख लिया, अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति हमारे यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कैसे है अभी आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इनका इलेक्शन का मेथड क्या है, कौन से तरीके से उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होता है, उस पर ध्यान से देखते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है सिमिलर टू प्रेसिडेंट इलेक्शन, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर एमएलएस वोट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करते हैं, एमएलएस वोट नहीं करते। दूसरी बात, प्राइमरी रोल क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो राष्ट्रपति देश का, जो देश का उपराष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ ही आप चेयरमैन बन जाओगे अपने आप राज्यसभा के। मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो हमेशा उपराष्ट्रपति इंडिया का होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड? अब यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो रेजोल्यूशन पास बाय अ मेजॉरिटी इन द राज्यसभा एंड एग्रीड बाय लोकसभा। राज्यसभा ने बोला कि उपराष्ट्रपति ठीक नहीं है, गद्दार टाइप का है, देशद्रोही है, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो पहले तो लोकसभा उसको पास कर देगी, राज्यसभा उसको पास कर देगी, लोकसभा एग्री हो गई, फिर प्रेसिडेंट साहब की छुट्टी हो जाएगी। ऐसा हालांकि हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है भाई वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो जो है एक तो पहली बात तो ये कि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और इन केस ऑफ डेथ, अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, तो जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है तब तक वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उस टाइम पे राज्यसभा की कार्रवाई को वहां का जो वाइस चेयरमैन है, उपसभापति हैं, ठीक है, वो देखेंगे उसको। ठीक है, नाउ द प्राइम मिनिस्टर, आप देख रहे हो जैसे गियर है ना, सारा इंजन चल रहा है, उसी तरीके से जो हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है ना, वो पूरा इंजन चलाता है। मोदी जी के बारे में तो आप जानते ही हो कि कैसे पूरा देश चला रहे हैं। हर जगह पे आयुष्मान भारत से लेके शौचालय तक हर जगह पे किसका फोटो है, मोदी जी का। चलो, सो द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, इन सबको कौन घुमा रहा है, प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए इनको एक नाम दिया गया लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक तरह से एक कड़ी है जो सरकार को जोड़ के रखते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन उन सबको जोड़ने वाला जो एक मेन पिन है वो कौन है, वो देश का प्रधानमंत्री है। द पीएम अलोकेट रैंक एंड पोर्टफोलियो, पीएम क्या करता है, वो अपने मिनिस्टर्स को रैंक देता है और पोर्टफोलियो कि किसके पास होम मिनिस्ट्री जाएगी, अमित दादा के पास, अमित काका के पास, और किसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री जाएगी, किसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री जाएगी। अभी होने वाला रिसफल आप देखते रहना, शायद से ममता जो है निर्मला दीदी जाने वाली हैं और प्रधान भैया। फाइन फैक्ट, नो प्राइम मिनिस्टर मींस नो काउंसिल। इफ प्राइम मिनिस्टर डाइज, मर गए और रिजाइन, द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्योंकि लिंच पिन है ना, वो मेन पिन है, उसमें सारी पिन लटकी हुई हैं, अगर वो पिन ही टूट जाएगा तो सब गिर जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या फिर उसकी डेथ हो गई, जैसे इंदिरा जी की डेथ हो गई थी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मास्टर ऑफ रोस्टर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्ट्रीम एंड सिंक टुगेदर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ना बेटा, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, दे स्ट्रीम एंड सिंक टुगेदर, दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन ले लिया उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे ऐसा नहीं चलेगा, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। या तो आप जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फैसले को मानो, नहीं तो निकल लो। ठीक है, अब कैसे, ध्यान से देखो, if a minister disagree with the cabinet's decision, they must either accept it or resign. It is binding on all the ministers. एक बार जो डिसीजन हो गया वो सबके लिए, इसीलिए तो बोलते हैं they stream और sink together, साथ में तैरेंगे और साथ में डूबेंगे। ठीक है ना,
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस passes, the entire council of ministers must resign, not just one person, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हो ना? अभी आगे का जो हमारा पूरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसको अगले वीडियो में करेंगे। आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट बनाए रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं बेटा नए अंदाज में। थैंक यू सो मच।